दुनिया में भगवान ने हर चीज का निर्माण काफी सोच समझकर किया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। हर चीज किसी न किसी तरीके से यूजफुल होती है। आपने नारियल पानी कई बार पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नारियल पानी को पीने के बाद हम उसकी खोल को फेंक देते हैं, आखिर उसका क्या होता है? नारियल पानी पीने के बाद उसकी खोल हमारे लिए बेकार हो जाती है। उससे हम कुछ खास नहीं कर पाते। कुछ लोग इस खोल के ऊपर पेंटिंग बनाकर उसे घर की सजावट में लगा देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नारियल पानी पीने के बाद उस खोल को फेंक देते हैं। इस खोल को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। उसे एक जगह जमा किया जाता है। इसके बाद इनसे किया जाता है करोड़ों का कारोबार। जी हाँ, इस खोल से करोड़ों का बिजनेस किया जाता है। सबसे पहले यूज नारियल को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उसे काटा जाता है। नारियल के छिलके काटने के बाद उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले छिलकों को मशीन में डालकर उसके रेशे तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद उन रेशों को मिलाकर रस्सी बनाई जाती है। इस प्रोसेस को पूरे करने में करीबन 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। इसे बनाने में मजदूरों की सहायता भी लेनी पड़ती है। रस्सी तैयार होने के बाद इसे अलग अलग जगह सप्लाई कर दिया जाता है। आप भी देखिए नारियल बनाने का पूरा प्रोसेस। ऐसे बनती है नारियल की खोल की रस्सियाँ। एक बार जब खोल को तोड़ दिया जाता है, तब इसे ट्रक में लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। वहाँ मशीन में डालकर इन खोलों को पाउडर में बदल दिया जाता है। धीरे धीरे प्रेशर से इस पाउडर को लंबे लंबे तार में बदल दिया जाता है, जिसे मशीन के जरिए ही रस्सी में बदल दिया जाता है। ये रस्सियाँ नेचुरल होती हैं, साथ ही इनकी मजबूती पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि अब कई जगहों पर प्लास्टिक की रस्सियाँ यूज हो रही हैं, लेकिन इन नेचुरल रस्सियों से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। वीडियो देखकर यूजर का रिएक्शन। वीडियो देखकर लोग जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा है, आज पता चल गया। एक और यूजर ने लिखा है, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती होगी। नारियल से बनी रस्सी दो तरह से फायदेमंद हो सकती है। पहला तो ये कि इसे आप प्लास्टिक से बने रस्सी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक से बना कोई भी प्रोडक्ट वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसकी जगह पर नारियल से बने रस्सी का इस्तेमाल करना उचित विकल्प है। दूसरा फायदा यह है कि इस बिजनेस से आप अपना करियर बना सकते हैं और इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नारियल के वेस्ट से रस्से बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो इसमें कितना निवेश लगता है और इससे आपको कितना फायदा हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन इंडिया में ही होता है, जहाँ पर दक्षिण राज्यों में नारियल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, जैसे कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर इसके बाद पश्चिम राज्यों की तरफ होता है, और जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंडिया में हर साल लगभग 1,15,21,459 टन नारियल का उत्पादन होता है, जिसमें से 92% योगदान दक्षिण राज्यों का होता है। इंडिया में जितना भी नारियल का उत्पादन होता है, उसमें से आधा तो इंडिया में ही इस्तेमाल हो जाता है और बाकी विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नारियल पानी से पानी और मलाई निकालने के बाद इसे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका वेस्ट पड़े पड़े सड़ रहा होता है, जो कि हमारे वातावरण को इफेक्ट करता है। और यदि इसको जला भी दिया जाए तो इससे बहुत सारा धुआं निकलता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसका अल्टरनेटिव निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नारियल के वेस्ट से आप 4 से 5 प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैट, शीट, फर्नीचर, रस्सी इत्यादि, जो कि आज हम रस्सी बनाने के बारे में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसे कम लागत में बनाया जा सकता है और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। और वहीं मैट, शीट और फर्नीचर बनाने में आपको रस्सी के मुकाबले ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि रस्सी बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो। नारियल का रस्सी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल। दोस्तों, नारियल का रस्सी बनाने के लिए आपको नारियल के कचरे की जरूरत होगी, जो कि आप किसी भी नारियल पानी बेचने वाले से ले सकते हो, या फिर आप होलसेल में भी इसे खरीद सकते हो। मशीन। नारियल के वेस्ट से रस्सी बनाने के लिए आपको 2 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। पहला, कोकोनट फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन, जिससे आप नारियल के वेस्ट से फाइबर को अलग कर सकोगे। यह मशीन आपको लगभग 6 लाख रुपए की पड़ जाएगी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 घंटे में 100 से 150 नारियल वेस्ट से फाइबर को अलग करने की है। दूसरी मशीन है कोकोनट फाइबर रोप मेकिंग मशीन। इससे आप नारियल के फाइबर से रस्सी बनाने का काम कर सकते हो। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यह लगभग 3 से 4 लाख रुपए की मिल जाएगी। जगह। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 800 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिसमें से 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह तो आपको मशीन को फिट करने में ही लग जाएगी, और बाकी की जगह पर आप रॉ मटेरियल को रखने और रस्सी बनाने का काम कर सकते हैं। मैन पावर। इस बिजनेस को चलाने के लिए शुरुआत में आपको कम से कम 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 2 लोग मशीन चलाने का काम करेंगे और बाकी 3 लोग हेल्पिंग मैन के रूप में काम करेंगे। और बाकी सेल्स और मार्केटिंग का काम आपको खुद करना होगा, ताकि ज्यादा प्रॉफिट आपको हो सके। हालांकि जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, तब आप और लोगों को भी हायर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, यह बिजनेस एक एग्रीकल्चर वेस्ट से संबंधित बिजनेस है, इसलिए आपको कृषि मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। तथा जब
जब आपका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक होने लगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसके अलावा आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं ताकि आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल सके। इस बिजनेस के लिए इतना आएगा निवेश। मशीन खरीदने में आपको लगभग 9 लाख रुपए लग जाएंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फैक्ट्री सेटअप और अन्य खर्चों को मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए लग जाएंगे। यानी कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है 11 लाख रुपए। बाकी वर्किंग कैपिटल भी आपको रखना होगा ताकि बाद में आपको अपने बिजनेस को चलाने में दिक्कत ना हो। इसीलिए आप लगभग 2 से 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 13 से 14 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस बिजनेस से इतना होगा कमाई। दोस्तों मार्केट में 1 किलो नारियल की रस्सी की कीमत 40 रुपए की होती है। ऐसे में आप दिन के 500 किलो नारियल की रस्सी बना लेते हैं तो इससे आप रोज का 500 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 20,000 रुपए कमा सकते हैं और महीने का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जिसमें से अगर आप 60% मेकिंग कॉस्ट निकाल दें तो भी आपके 2 से 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ कांच क्या होता है? इस पर गोली का असर क्यों नहीं होता? बुलेट प्रूफ कांच इस चीज का बना होता है। आपने बुलेट प्रूफ कांच के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ कांच किसी भी बंदूक की गोली को कैसे रोक सकता है? और कार में एयरबैग क्या काम करता है और एयरबैग कैसे बनाया जाता है और कितने में मिलता है? जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। मौजूदा समय में हर कोई कार खरीदने का सपना रखता है। अब कार लग्जरी से ज्यादा जरूरत बन चुकी है। ऐसे में कार के खरीदार भी बढ़ चुके हैं और तो और कार मेकिंग कंपनियां अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने में लगी हुई हैं। कार कई वेरिएंट में आने लग गई हैं, लेकिन कार में मौज के साथ सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाने लगा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 से 8 सीटर कार में 6 एयरबैग देने का अनिवार्य कर दिया है ताकि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में कार में बैठे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कार एक्सीडेंट में पैसेंजर की जान अगर कोई बचाता है तो वो कार में लगा एयरबैग ही होता है। जितने ज्यादा एयरबैग उतने ज्यादा सेफ्टी। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि एयरबैग काम कैसे करता है और एक्सीडेंट की स्थिति में कैसे खुद से खुद खुल जाता है? यहाँ इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्या होता है एयरबैग? एयरबैग कॉटन से बनाया हुआ एक गुब्बारे जैसा होता है जिस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। एयरबैग के अंदर सोडियम एजाइड गैस भरी होती है और एयरबैग को गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में लगाया जाता है। बता दें कि गाड़ियां अपनी कार में कंज्यूमर को एयरबैग लगाकर देती हैं, जिसकी वजह से कार की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। कैसे काम करता है एयरबैग? जब कार का एक्सीडेंट होता है या वो किसी से टकराती है तो कार के बम्पर में एक सेंसर लगा होता है जो सीधे एयरबैग से जुड़ा होता है। इस सेंसर से एयरबैग में करंट पहुंचता है और कार के टकराने की स्पीड के मुताबिक कार का एयरबैग खुल जाता है। इसके बाद ये केमिकल नाइट्रोजन पैदा करता है जिससे एयरबैग फूल जाता है। एयरबैग फूलने के बाद और वो आपके शरीर एयरबैग से टकराता है। इससे आपकी जान बचने और कम चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि जैसे ही सेंसर से संदेश मिलता है एयरबैग मिलीसेकंड में ही खुल जाता है। हालांकि शरीर पर हल्की चोट की संभावना बनी रहती है। कब काम नहीं करते एयरबैग? अगर आपकी कार बंद है और कार में इग्निशन कम है तो ऐसे समय में एयरबैग काम नहीं करेंगे। एयरबैग को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जिसकी मदद से एयरबैग काम करता है और एक्सीडेंट की स्थिति में आपकी जान बचाई जा सकती है। नंबर 1, एयरबैग की कीमत। देश में एक एयरबैग की कीमत 800 रुपए है। साथ ही कुछ सेंसर और सपोर्टिंग एसेसरीज इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसके बाद एयरबैग की कीमत 500 रुपए और बढ़ जाती है। बता दें कि किसी भी एयरबैग की एक्सपायरी होती है, इसलिए एक समय के बाद इसे जरूर रिप्लेस कर देना चाहिए। अब बात करते हैं बुलेट प्रूफ कांच के बारे में। बुलेट प्रूफ कांच गोली को कैसे रोकता है, ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि बुलेट प्रूफ कांच बनाया कैसे जाता है और इसे बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन इसके बीच में पॉलीकार्बोनेट की परत लगाई जाती है। इस प्रोसेस को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। तो लेमिनेट ग्लास की परतों का उपयोग करके बुलेट प्रूफ कांच का निर्माण किया जाता है और यहाँ जितनी ज्यादा परतें होंगी ये कांच उतना ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। बता दें कि यह पॉलीकार्बोनेट ग्लास यानी कि कांच को एक असामान्य मजबूती और लचीलापन प्रदान कर देता है। इन कांच के बीच सैंडविच किए गए कुछ अन्य पदार्थों में आर्मैक्स, साइरोलन, माइक्रोक्लियर, लेक्सिन और टूफाक शामिल है। बता दें कि इन कांच की मोटाई 7 से 75 मिलीमीटर की होती है। बुलेट प्रूफ कांच काफी मोटे और वजनदार होते हैं। बुलेट प्रूफ कांच बुलेट को कैसे रोकता है? जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी बाहरी परत में छेद हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीकार्बोनेट की परत मौजूद होती है वो इस बुलेट यानी कि गोली की ऊर्जा को सोख लेती है और इसे बाकी दूसरी परतों पर बांट देती है। जब गोली कांच पर पड़ती है तो वह गोली की ऊर्जा अपने निशाने पर नहीं पड़ती बल्कि बड़े एरिया में फैल जाती है। इस वजह से बंदूक की गोली का असर कम हो जाता है और इस तरह गोली कांच की आखिरी लेयर को पार नहीं कर पाती। आज के आधुनिक बुलेट प्रूफ कांच केवल लेमिनेट सेफ्टी कांच का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसका आविष्कार ग्लास डोराड बेनेडिक्स नामक एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्रज्ञ द्वारा किया गया था और इन्होंने 1909
में इस विचार पर एक पेटेंट भी ले लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल उन बिल्डिंगों की खिड़कियों में किया जाता है जिन्हें इस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके अलावा गहनों की दुकानों में, दूतावास में और सैन्य और कुछ पर्सनल वाहन में भी बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल किया जाता है। जानिए किस किस के पास है बुलेट प्रूफ कार। वैसे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखते हैं, इसीलिए वह उनके साथ कदम कदम पर बॉडीगार्ड रहते हैं। इसी के साथ कई ऐसे फिल्म हस्तियां भी हैं जो गन भी अपने पास रखती हैं। अब लाइसेंस गन रखने वाली इस लिस्ट में सलमान खान भी शामिल हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी कार को बुलेट प्रूफ भी बना लिया है। उन्होंने अपनी गाड़ी पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा लिया है। हालांकि सलमान भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाने वाले पहले बॉलीवुड स्टार नहीं हैं। उनके अलावा भी बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जो बुलेट प्रूफ कार में आते जाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम शाहरुख खान का भी आता है। SRK के पास बुलेट प्रूफ कार है क्योंकि उनको हर वक्त सिक्योरिटी की जरूरत होती है और ऐसे में उनकी कार बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड बुलेट प्रूफ है। अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी भरे कॉल आने के बाद आमिर खान ने भी अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनवा लिया है। आमिर के पास भी मर्सिडीज S600 गार्ड है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। वहीं बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन ने भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल कर लिया है। ऋतिक के पास मर्सिडीज बेंज V क्लास है जो कि बुलेट प्रूफ है। इस लिस्ट में एक्टर और सांसद सनी देओल का भी नाम आता है। वैसे तो सनी को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास ऑडी A8 और रेंज रोवर जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी फेवरेट कार ऑडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री की सवारी और सुरक्षा में लगी कारों में BMW सिक्योरिटी कार की सबसे अहम भूमिका निभाती है। PM नरेंद्र मोदी के काफिले में भी BMW 7 सीरीज 760 कार रहती है जो कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ एयर पॉइजनिंग और बम विस्फोट को भी आसानी से झेल सकती है और कार के अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित रख सकती है। इस हाई सिक्योरिटी कार के अंदर आपात की स्थिति में ऑक्सीजन टैंक भी होता है और यह टायर पंचर होने की स्थिति में भी चल सकती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास एक बुलेट प्रूफ BMW 760 Li भी है जो कि उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस आर्म्ड व्हीकल की कीमत 8.50 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बुलेट प्रूफ कांच कैसे बनता है और आखिर कैसे ये बंदूक की गोली को रोक सकता है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? तो आइए जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सोल्यूशन निकाला गया। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था, जिसमें उनको ये सारे कारनामों को अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बाकी के 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। अब इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म ले लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठता गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इतने कमजोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी हो जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर फंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 192 सॉलिड स्टील पाइप पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी MR ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से मुलाकात की। यह आर्किटेक्चर फर्म कई ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी पांव फूलने लग गए। इनका चैलेंज यह था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठा सके, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वह बिल्डिंग भी 160 मंजिल हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस फर्म ने दिन रात करके निकाल ही लिया और वो था बट रेट स्ट्रक्चर, जिसका उपयोग दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में किया गया था। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल थी कि जो कंक्रीट के मिक्सचर को तैयार करके ऊपर की तरफ भेजते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर
लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना पड़ा। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था। इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगाए गए, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने में काबिल थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी। जो क्रेन्स ऑपरेटर क्रेन को हैंडल करते थे, उन्होंने इतनी ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 700 मीटर की ऊंचाई पर काम करना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसके लिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से एक्सपीरियंस ग्रेड ऑपरेटर हायर किए और उनको दुबई लाया गया। यह क्रेन ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, इन्हें हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर के ऊपर काम करने में यह क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे गुजार देते थे। इसके बारे में यह मशहूर था कि वह सोते भी क्रेन में ही थे। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा के लॉन्च होने में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वह थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे। जब ग्लास पैनल्स लगने की बारी आई तो उनको लगाने में बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता था। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सोल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार बहुत ही मशहूर इंजीनियर जॉन जर्फा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वह सोल्यूशन बहुत महंगा होने वाला था। जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। जॉन ने खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इसके गिलास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स लगाने थे। भारतीय मुद्रा में यह रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर किए गए थे और सिर्फ 4 महीनों में ही पूरे के पूरे एल्यूमिनियम ग्लास पैनल तैयार कर लिए गए। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जा रहा था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर ये सॉलिड पाइप रख सके, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इसलिए इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर लेकर आया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको आपस में असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह से पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल नहीं समझ में आ रहा था, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों पर लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स को साफ करने के लिए बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।